नमस्कार। बड़ी खबर के साथ मैं हूं डॉक्टर प्रसून। उपराष्ट्रपति के इस्तीफे पर बड़ा खुलासा हुआ है। कांग्रेस ने कहा है कि उपराष्ट्रपति धनखड़ के इस्तीफे के पीछे 3 बड़ी वजहें हैं। इसमें न्यायपालिका से टकराव, बीजेपी अध्यक्ष नड्डा से टकराव और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भी इसमें एक एंगल है। उपराष्ट्रपति का इस्तीफे की पटकथा बहुत पहले ही लिख दी गई थी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर विपक्षी दल कई तरह के षड्यंत्र या छिपी हुई राजनीति देख रहे हैं। भले ही उन्होंने आधिकारिक तौर पर स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया हो, विपक्षी दलों ने उपराष्ट्रपति के इस्तीफे को सामान्य घटना मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि राजनीति में कुछ भी अप्रत्याशित नहीं होता, बल्कि हर घटना के पीछे लंबी पटकथा एक हिस्सा होती है। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत जैसे नेताओं ने कहा कि यह साधारण घटना नहीं और इसके पीछे पर्दे के पीछे बड़ी राजनीति चल रही है। वे मानते हैं कि सरकार को अचानक इस्तीफे का असली कारण बताना चाहिए। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने धनखड़ के इस्तीफे को अविश्वसनीय और चौंकाने वाला बताया। उन्होंने कहा कि जितना दिख रहा है उससे कहीं अधिक है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने यह भी बताया कि इस्तीफे से कुछ घंटे पहले तक धनखड़ के वे साथ थे और उन्होंने फोन पर भी सहजता के साथ बात की, जिससे स्वास्थ्य कारणों पर भी कुछ सवाल उठते हैं। वहीं कुछ राजनीतिक विश्लेषक और सूत्रों का मानना है कि यह इस्तीफा न्यायपालिका से जुड़े किसी मुद्दे से संबंधित हो सकता है। धनखड़ ने कॉलेजियम प्रणाली और संसद की सर्वोच्चता को लेकर कई बार खुलकर अपने विचार व्यक्त किए, जिससे देश में एक नई बहस छिड़ गई थी। यह भी अटकलें हैं कि उपराष्ट्रपति धनखड़ खुद जस्टिस वर्मा पर महाभियोग चलाने का और उसकी कार्रवाई का चेहरा बनना चाहते थे और विपक्ष ने इस बारे में नोटिस स्वीकार करवाकर इस कार्रवाई को अपने पाले में कर लिया, जिससे सत्ता पक्ष को कोई खबर नहीं रही, जिसके कारण भी एक नाराजगी थी। सरकार की नाराजगी इससे भी साफ होती है कि उपराष्ट्रपति को सरकार की ओर से मनाने की कोशिश भी नहीं की गई। कुछ विश्लेषकों ने यह भी देखा कि इस्तीफे के बाद कई घंटे तक सत्ता पक्ष की ओर से उन्हें मनाने की न कोशिश हुई, न ही किसी बड़े बीजेपी नेता ने उनके कार्यकाल को ऐतिहासिक बताते हुए ट्वीट किया। इसके विपरीत कपिल सिब्बल, जयराम जैसे विपक्षी नेताओं ने अचानक उनकी प्रशंसा की, जिससे यह संकेत मिलता है कि पीछे भी कुछ और चल रहा था। कांग्रेस नेताओं ने धनखड़ के इस्तीफे के पीछे जेपी नड्डा और किरण रिजिजू का भी नाम लिया। हालांकि नड्डा ने इन आरोपों का खंडन किया और कहा कि वे किसी अन्य संसदीय कार्य में व्यस्त थे, इसीलिए उपराष्ट्रपति द्वारा बुलाई गई बैठक में शामिल नहीं हो सके। देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को राष्ट्रपति मुर्मू ने स्वीकार कर लिया। ऐसे में वह कार्यकाल पूरा नहीं करने वाले देश के तीसरे उपराष्ट्रपति बन गए। उनसे पहले कृष्णकांत और वीवी गिरी भी उपराष्ट्रपति के तौर पे अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए थे। कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत इस्तीफे के लिए कुछ और ही कारण बता रहे हैं। जगदीप धनखड़ बिजनेस एडवाइजरी कमेटी मीटिंग में राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू की गैर मौजूदगी से नाराज बताए जा रहे थे। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने सोमवार को राज्यसभा की बीएसी की बैठक बुलाई थी, ताकि मानसून सत्र के दौरान संसद के कामकाज को तय किया जा सके। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश और अन्य विपक्षी नेताओं के अनुसार दोपहर 1 बजे पहली बैठक में सत्ता पक्ष के कुछ सदस्य मौजूद थे, लेकिन धनखड़ ने शाम 4:30 बजे दूसरी बैठक बुलाई, जिसमें वह जेपी नड्डा और किरण रिजिजू की उपस्थिति चाहते थे। हालांकि शाम की बैठक में नड्डा और रिजिजू नहीं पहुंचे, जिससे सत्ता पक्ष के प्रमुख चेहरे अनुपस्थित रहे। विपक्ष इसे अवमानना और उपराष्ट्रपति पद का मान बताया। इसके अलावा संसद की कार्रवाई के दौरान जेपी नड्डा ने कथित तौर पर एक टिप्पणी की और कहा कि मेरे शब्द रिकॉर्ड में दर्ज होंगे। बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने कहा कि आप यह कैसे कह सकते हैं कि कुछ रिकॉर्ड पर नहीं जाएगा। सदन की कार्रवाई के दौरान नड्डा की टिप्पणी पर पप्पू यादव ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ऐसा सिर्फ चेयर यानी सभापति ही कह सकते हैं। जेपी नड्डा ने बाद में स्पष्टीकरण दिया कि वह किसी महत्वपूर्ण संसदीय कार्य में व्यस्त थे और उन्होंने उपराष्ट्रपति कार्यालय को अपनी अनुपस्थिति की पूर्व सूचना दे दी थी। दूसरे सवाल पर साफ किया कि उनका इशारा शोर शराबा करने वाले विपक्षी सदस्यों की ओर था। असल में बिजनेस
एडवाइजरी कमेटी संसद के दोनों सदनों में एक महत्वपूर्ण समिति है जिसका मुख्य कार्य सदन के विधायी और अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के लिए समय आवंटन और प्रबंधन करना है। यह समिति सदन को सही तरीके से चलाने के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राज्यसभा में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी सभापति की अध्यक्षता में काम करती है और इसमें विभिन्न दलों के सदस्य शामिल होते हैं। कांग्रेस सहित विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बीएसी की बैठक में नड्डा और रिजिजू की अनुपस्थिति और नड्डा की ऑन रिकॉर्ड टिप्पणी उपसभापति को सत्ता पक्ष द्वारा नजरअंदाज करने और उनके अधिकार को कम आंकने का संकेत थी, जिसके चलते धनखड़ को इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। उपराष्ट्रपति धनखड़ के जजों और न्यायपालिका को लेकर दिए गए बयानों ने उनके कार्यकाल के दौरान कई बड़े विवादों को जन्म दिया। इन विवादों के पीछे और इस्तीफे का एक बड़ा संभावित कारण देखा जा रहा है, भले ही आधिकारिक तौर पे धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया हो। धनखड़ ने कॉलेजियम प्रणाली यानी न्यायाधीशों द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति वाली प्रणाली की कड़ी आलोचना की थी। तत्कालीन उपराष्ट्रपति धनखड़ का तर्क था कि यह प्रणाली लोगों के जनादेश का सम्मान नहीं करती, क्योंकि इसमें नियुक्तियां बिना किसी सार्वजनिक जवाबदेही के तय की जाती हैं। तत्कालीन उपराष्ट्रपति धनखड़ ने 2015 में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम को सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द किए जाने पर भी नाराजगी व्यक्त की। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का उद्देश्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकार की भूमिका को बढ़ाना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे न्यायपालिका की स्वतंत्रता का उल्लंघन मानते हुए असंवैधानिक करार दिया। धनखड़ ने बार बार कहा कि संसद द्वारा पारित कानून को न्यायपालिका रद्द नहीं कर सकती और केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित मूलभूत ढांचा सिद्धांत एक गलत परंपरा थी। धनखड़ ने संविधान के अनुच्छेद 142 को लोकतांत्रिक ताकतों के खिलाफ एक परमाणु मिसाइल करार दिया, जिसका उपयोग न्यायपालिका अपनी पूर्ण शक्तियों का प्रयोग करने के लिए करती है। धनखड़ ने दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज यानी जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास पर कथित तौर पर मिली बड़ी मात्रा में नकदी के मामले को भी उठाया। उन्होंने चिंता जताई कि इस मामले में अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई। उनका तर्क था कि इस तरह की घटनाओं से न्यायपालिका की विश्वसनीयता पर सवाल उठता है। सियासी हलकों में कहा जा रहा है कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग का क्रेडिट लेने की चाह भी उनके इस्तीफे की एक बड़ी वजह बनी। एक अटकल यह भी है कि बीजेपी असल में बिहार चुनाव से पहले नए सत्ता समीकरण साधना चाहती थी, जिसमें आने वाले चुनाव में वह नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति पद पर बैठाना चाहती थी, ताकि बिहार में नए सीएम के लिए किसी दूसरे नेता का चुनाव हो सके। आपको बता दें कि बीजेपी के बारे में माना जाता है कि सारे फैसले चुनावी नफे नुकसान को देखते हुए लिए जाते हैं। मौजूदा समय में बिहार चुनाव एक बड़ा मौका और बड़ा कारण है। ऐसी भी चर्चाएं हैं कि बीजेपी बिहार में एनडीए गठबंधन को मजबूत करने, नीतीश कुमार को अपने पाले में लाने के लिए उपराष्ट्रपति पद का उपयोग कर सकती है। अगर नीतीश कुमार को इस पद की पेशकश की जाती है और वे स्वीकार करते हैं तो बिहार में राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनाया जाता है तो यह भाजपा के लिए बिहार में ओबीसी और ईबीसी यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग वोटों को साधने का एक बड़ा अवसर हो सकता है, क्योंकि बिहार में इन दोनों समुदायों का वोट फीसदी 63% के आसपास है। अगर नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनाया जाता है तो बिहार में मुख्यमंत्री पद बीजेपी के पास आ सकता है, जिससे राज्य में बीजेपी की स्थिति और मजबूत हो जाएगी। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं संदीप चौधरी जी, राजनीतिक विश्लेषक, शशिकांत तिवारी जी, नेता बीजेपी, और तंजीम अहमद, प्रवक्ता कांग्रेस। आप तीनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, इस्तीफे का कारण क्या है? संदीप चौधरी जी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, अगर आप इस्तीफे की बात करें तो इस्तीफा, पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि काफी लोग ये समझते हैं जो राजनीति को बारीकी से नहीं समझते कि सेहत का हवाला दे करके जो इस्तीफा दिया गया। देखिए, राजनीति में हाथी के दांत दिखाने की और खाने की ओर होते हैं। कोई भी भारतीय पॉलिटिशियन आज तक इस तरीके से अपनी सेहत का हवाला दे करके इस्तीफा नहीं दिया। हमने ऐसे भी मुख्यमंत्री देखे हैं करुणानिधि के रूप में जो व्हील चेयर पर रहे,
लेकिन इस्तीफा नहीं दिया। अरुण जेटली जी को आपने देखा आखिरी सांस तक लड़ते रहे लेकिन इस्तीफा नहीं दिया। मनोहर पारीकर को आपने देखा आखिरी सांस तक कैंसर से संदीप लड़ते चौधरी रहे, जी, ये लेकिन बात तो इस्तीफा नहीं साफ दिया। है और एक बात हर हाँ, आदमी सम्राट कह रहा है। ममता बनर्जी का भी बयान आया, वो कह रही हैं कि कुछ भी कारण हो लेकिन धनखड़ जी का स्वास्थ्य एकदम ठीक है। तो अब कारण क्या है यह जानना चाह रहे थे। तो मैं वही इसी चीज पे आ रहा हूँ, अगर इनकी हेल्थ का कुछ इश्यू होता, चूंकि ये क्लियर करना बहुत जरूरी है, तो एम्स के डॉक्टर कोई रिपोर्ट जारी करते, कुछ ना कुछ ऐसा चीज होती कि वो एडमिट होते, चेकअप होते या कोई चीज सामने आती, लेकिन ऐसा कहीं से कहीं तक कुछ भी नहीं था। वो लगातार पूरे दिन काम करते रहे। हाँ, ये चीजें है कि राजनीति में जो हमारी टॉप लीडरशिप है, क्या उसको आपका बोलना पसंद है? देखिए, मोदी जी का जो वर्किंग स्टाइल है, जो काम करने का तरीका तो है, कौन सा जब ऐसा वो- मुद्दा था जिस पे बोलने पे इस्तीफा लिया गया संदीप मैं- चौधरी जी। मैं आता हूँ। देखिए, सबसे पहली चीज तो बोलना होता है, मुद्दे पे हम आएंगे। सबसे पहली चीज बोलना होता है कि मोदी जी को अपनी टीम में वो नेता पसंद नहीं है जो बोले। आप अगर आपको मैं गुजरात लेकर के चलूं, जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो अगर मैं आपसे पूछूं किसी भी एक नेता का नाम कि उनका फाइनेंस मिनिस्टर कौन था, उनका गृह मिनिस्टर, गृह मंत्री कौन था, उनका जेल मंत्री कौन था, तो मेरे ख्याल से वहां पे किसी को भी बोलने की मनाही थी, सबको मीडिया से दूर रखा जाता था। केवल और केवल एक नेता बनकर के गुजरात से उभरा, वो नरेंद्र मोदी है। और जब से मोदी जी केंद्र में संदीप आए, जी, ये तब बात से तो यही क्लियर हो गई जो भी व्यक्ति- और आपने बेहद अहम बात कर दी कि बोलना एक बड़ा कारण था, लेकिन वो मुद्दा क्या था जिस पे उनको बात चुभी। वो मैं क्लियर कर देता हूँ। जब से इन्होंने बोलना स्टार्ट किया, सबसे पहले इन्होंने शिवराज सिंह चौहान और जगदीप धनखड़ जी एक प्रोग्राम में थे, वहां इन्होंने कहा कि क्या कारण है कि पिछले साल में भी किसान धरने पर थे, इस साल भी किसान धरने पर है। किसानों के लिए सरकार को जब वादे किया तो काम क्यों नहीं कर रही है? उसके बाद इन्होंने जिस तरीके से जस्टिस साहब को लेकर के अपना स्टेट, तो ये मुद्दा तो पहले का रहा है संदीप जी। हाँ, आपको बता दें कि देखिए- धनखड़ ने कृषि और किसानों पर उनके मौजूदा रुख को लेकर भी कयासबाजी तेज हो रही है। अमेरिका के साथ व्यापार समझौते को अगर उनका पुराना रुख माना जाए तो रोड़ा समझा जाएगा, क्योंकि कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से सार्वजनिक रूप से उन्होंने आग्रह किया था कि मेरे किसान परेशान क्यों हैं, आप उनसे वार्ता क्यों नहीं कर रहे हैं। ऐसी टिप्पणियां सरकार को असहज बनाती हैं और मौजूदा समय में अमेरिका के साथ ट्रेड डील में कृषि एक बड़ा मुद्दा है जिस पे भारत सरकार रिजिड है कि उस पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। लेकिन हो सकता है कुछ बातें हुई हों जिसको लेकर धनखड़ हो सकता है कि स्टैंड ले लेते, इसीलिए उनका इस्तीफा लिया गया है। हमारे साथ मौजूद है तंजीम अहमद जी। तंजीम अहमद जी, इस तरह की कयासबाजी पे आपका क्या कहना है? देखिए, ये जो इस्तीफा आया है ये बहुत सारे प्रश्न छोड़ के गया है जी, और प्रश्न के जवाब शायद भारतीय जनता पार्टी के पास न हो, लेकिन इन सारे सवालों के जवाब जैसे ही उपराष्ट्रपति के नए चेहरों का नाम आएगा, ये सारे प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा। प्रश्न इस वजह से खड़े हो रहे हैं कि कल तक धनखड़ जी लगातार सदन में भी थे, सबसे मिल भी रहे थे और अभी शायद 10 दिन पहले उन्होंने एक अपने वक्तव्य में कहा था कि पूरी उम्मीद है कि 10 जुलाई का वक्तव्य उन्होंने कहा था कि अगर ईश्वर ने चाहा तो मैं 2027 तक काम करता रहूंगा। तंजीम अहमद जी, सवाल फिर है कि वो कौन से मुद्दे थे और क्या एक महज स्वास्थ्य के कारण ही इस्तीफा हुआ या कुछ और कारण है? अगर है तो आप लोग राजनीतिक गलियारे में रहते हैं, सियासी गलियारे में रहते हैं, वजह क्या है? यह वजह जानना जरूरी है देश की जनता के लिए। जी नहीं, तो वजह तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के दो नेताओं को पता होगी या धनखड़ जी को पता होगी। यहाँ तो डॉक्टर शशिकांत जी बैठे, इनको भी पता नहीं होगी। नहीं, शशिकांत जी को पता है या नहीं पता है, लेकिन संदीप चौधरी जी का आकलन बहुत सही लग रहा है मुझे और मैं भी उनसे 100% सहमत हूँ। शशिकांत तिवारी जी, आप बता दीजिए कि आप इस्तीफा क्यों हुआ? देखिए, आज की तारीख में जिस प्रकार से धनखड़ जी एक लोकप्रिय उपराष्ट्रपति थे और आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो इसमें दो बातें हैं, दो दृष्टिकोण से इस बात को देखना चाहिए। एक तो सचमुच में उनका स्वास्थ्य खराब रहा है और
कुछ माह पूर्व अभी संजय सिंह और केजरीवाल जी भी उनसे मिलने गए थे, देखने गए थे, तो उन्होंने ट्वीट भी किया था कि उनके स्वास्थ्य का हालचाल जाना और हम लोग उनके स्वास्थ्य के प्रति चिंता व्यक्त करते हैं। तो और दूसरी बात की जो उन्होंने इस्तीफा लिखा है उसमें स्वास्थ्य को मुख्य कारण बताते हुए और बहुत ही पॉजिटिव तरीके से उन्होंने उस इस्तीफे को लिखा है। कहीं भी उनका शशिकांत तिवारी जी, उनके इस्तीफे को हम लोग पढ़ चुके हैं, उस पर कई बार डिबेट भी हो चुकी है। अब सवाल इतना है कि क्या उस बात पे भरोसा किया जा सकता है या नहीं। कोई भी राजनीति में दिलचस्पी रखने वाला व्यक्ति इस बात से सहमत नहीं है कि उनकी तबीयत खराब थी। इस समय उनका इस्तीफा क्या कोई रणनीतिक या राजनीतिक महत्व पैदा करता है, यह जानने की बात है। जी देखिए, अब इस्तीफा तो ठीक है, इस्तीफा दे दिया उन्होंने, इस पे अब जो भी विश्लेषण और कयास लगाए जा रहे हैं तो उसमें इन सब दृष्टिकोण को भी अवश्य शामिल करना चाहिए कि जिस प्रकार से वो राज्यपाल थे बंगाल में, तो ये जो इंडी गठबंधन की एक साथी हैं ममता बनर्जी ने किस प्रकार से वहां पे उनको रुलाया था। उन्होंने अपने देश के बंगाल के लोगों के लिए उनके आंखों में आंसू आए थे और वहां बंगाल के लोगों के लिए उनके दिल में आंसू आए थे। उसके साथ ये भी महत्वपूर्ण है कि किसानों के लिए भी उनके दिल में आंसू आए थे, उनके आंख में आंसू आए थे। इसीलिए संदीप चौधरी ने जो वाकया बताया कि उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से पूछा था कि आप मेरे किसानों के लिए क्या कर रहे हैं, आप आखिर उनसे वार्ता करते क्यों नहीं है। और चूंकि अब अमेरिका के साथ अब ट्रेड डील हो रही है और इसी दो मुद्दे पे, एक तो दूध वाले मामले पे फंसा हुआ है पेच और दूसरा कृषि के मुद्दे पे पेच फंसा हुआ है। लग रहा है कि कृषि मुद्दे पे कुछ ढील मिल रही है, 19-20 हो रहा है, जो बड़ा कारण है हमारे डिबेट में ये सबसे बड़ी चर्चा हो रही है। जी शशिकांत तिवारी जी, क्या किसानों का हित ही उनको ले डूबा? नहीं, देखिए निश्चित रूप से वो किसानों और न्यायपालिका के हित में और वो चिंताजनक बातें और समय समय से रखते थे। तो देखिए वो जो उनका पद था उपराष्ट्रपति होना और राज्यसभा का अध्यक्ष होना, लीडर होना, चेयरमैन होना, ये दोनों पद सरकार से ऊपर है, विपक्षी पार्टियों से ऊपर है। लोकतंत्र का जो भी लोकसभा और राज्यसभा का स्ट्रक्चर है उससे ऊपर है उपराष्ट्रपति का पद। तो उनको हक है बोलने का। हाँ, उन्होंने जरूर कहा था कि किसानों के जो आंदोलन है उस पर चिंता जरूर व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा था। और वहीं पे शिवराज सिंह चौहान को उन्होंने किसानों का लाल भी बताया था, किसानों का लाल कह के भी संबोधित किया था शिवराज सिंह चौहान को। चलिए, राजनीति में और पत्रकारिता में दो चीजें होती हैं। हाँ, एक बात शशिकांत तिवारी जी, राजनीति में और पत्रकारिता में दो बातें होती हैं। ध्यान दिलाना चाहूंगा जी डॉक्टर साहब, एक चीज ध्यान दिलाना चाहूंगा, इस्तीफा के पहले उन्होंने विपक्षी जो गठबंधन है, विपक्षी दल है, इनके साथ उन्होंने बैठक किया था और विपक्षी दल के साथ बैठक करने के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया है। क्या यह नहीं दर्शाता है कि विपक्षी दलों के व्यवहार से वो उनके अंदर काफी इस तरह के परेशानी अनुभव नहीं, अगर होता तो वो तो इस्तीफे में लिखते ना कि विपक्षी दल हमें परेशान कर रहे हैं। विपक्षी दल तो कह रहे हैं आप इस्तीफा ही मत दीजिए, बहुत अच्छे आदमी हैं, पूरा बदलाव 24 घंटे में हुआ है। का व्यवहार डॉक्टर साहब, बंगाल से लेकर के और राज्यसभा के अंदर जिस प्रकार से विपक्षी दलों का व्यवहार था, जिस प्रकार से यह इकोसिस्टम चाहे न्यायपालिका में हो, शशिकांत तिवारी जी, इससे बड़ी बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं। जब उनकी मिमिक्री की गई तब भी वह पीछे नहीं हटे। वह ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो किसी भी समस्या से हार कर इस्तीफा दे देते। तंजीम अहमद जी, आपकी भी सरकार में रहे, वह आपकी कांग्रेस में भी वह विधायक बने पहली बार, इतना लंबा सफर रहा उनका, आप उनका आकलन किस तरीके से करना चाहेंगे? देखिए, आकलन अगर आप उनके राजनीतिक जीवन का कहेंगे तो बहुत लंबा राजनीतिक जीवन रहा। नहीं, लंबा राजनीतिक जीवन पे तो रहा ही रहा। इस इस्तीफे पर क्या वह इन चुनौतियों से घबराकर और सरकार के दबाव में आकर इस्तीफा दिए या वास्तव में अपने स्वास्थ्य के कारण इस्तीफा दिए? तंजीम अहमद जी, बात समझिए, मेरे को थोड़ा सा बोलने दीजिएगा, फिर आप सवाल पूछ लीजिए, क्योंकि आप जैसे ही मैं कुछ बोलने लगता हूँ सवाल आ जाता तो मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। जी, 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आप सवाल करिए। देखिए, एक बात समझिए,
धनखड़ साहब के जो दिल था वो हमेशा एक किसानों के लिए और गरीबों के लिए और मजदूरों के लिए उनके दिल में एक जगह थी, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। उनका लंबा राजनीतिक जीवन था, लेकिन पिछले अगर उनका पूरा कार्यकाल देखेंगे, जिस तरीके से राज्यसभा के अंदर उन्होंने विपक्षी सांसदों को बोलने नहीं दिया, विपक्ष की आवाजों को लगातार उन्होंने दबाया, और यहाँ तक कि नेता विपक्षी दल हमारे जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी थे उनको तक भी उन्होंने बोलने के लिए बहुत सारी बार उनके साथ खराब व्यवहार भी किया। वो उनके चरित्र के खिलाफ था, ये हम लोग जानते थे, वो ऐसा नहीं करना चाहते, लेकिन भाजपा और आरएसएस के दबाव में वो ये कर रहे हैं। वो लोकतंत्र की जो आवाज होती, मुख्य आवाज है, उसको बंद करने का लगातार प्रयास करते थे। आपने सदन में उनका व्यवहार देखा होगा, शायद वो खुद उस व्यवहार को नहीं देखना चाहेंगे, लेकिन हम लोग ये भी मानते थे कि कहीं ना कहीं अपने कैरेक्टर के खिलाफ किसी न किसी दिन उनकी अंतरात्मा की आवाज आएगी कि नहीं। आप कह रहे हैं कि अंतरात्मा की आवाज जब जागी तो उससे पहले ही उनको समाप्त कर दिया गया, आप यही कह रहे हैं? नहीं, आपने सुना होगा कि उन्होंने किसानों के पक्ष में लगातार बयान भी दिया था पिछले कुछ दिनों में। तो बीच में शांत हो गए थे। संदीप चौधरी जी, बेहद अहम बात तंजीम अहमद जी भी कह रहे हैं और शशिकांत तिवारी जी भी कह रहे हैं। दोनों लोग कह रहे हैं कि अंतरात्मा की आवाज पे उन्होंने एक निर्णय लिया। अब आप बताइए, अंतरात्मा की आवाज थी या सरकार की आवाज थी? संदीप चौधरी जी, देखिए मैं आपको क्लियर कर दूं, ये सरकार की आवाज थी, और जब तक वो झुक करके मोदी जी के इशारे पर या कहिए मोदी सरकार के हाँ में हाँ मिलाते चले गए तो उन्हें इनाम दिया गया, उन्हें राज्यपाल से उपराष्ट्रपति बनाया गया। लेकिन जब से उनकी जो आवाज थी समय समय पर बाहर निकलने लगी, आपको यशवंत सिंह का याद होगा, जसवंत सिन्हा जी का याद होगा, आपको शत्रुघ्न सिन्हा का याद होगा, आपको सत्यपाल मलिक का याद होगा, ऐसी तमाम लंबी लिस्ट है। जब जिसने बीजेपी से बोलने की कोशिश की 2014 के बाद उसको किनारे लगा दिया गया, और कहीं न कहीं बीजेपी को ये डर हो चुका था कि अब समय भी कम बचा है, अगले 2 ही साल बचे हैं, 2027 में उनको रिटायरमेंट लेना था, कि कहीं ये अगला सत्यपाल मलिक न बन करके खड़ा हो जाए कि सरकार की और मोदी जी की फजीयत करा दे। क्योंकि जाट जब बोलने पे आता है तो वो रोकना मुश्किल हो जाता है। सत्यपाल मलिक का उदाहरण आपके सामने है। और कहीं न कहीं जिस तरीके से धनखड़ साहब को जाट समाज के बीच में भी क्रिटिसाइज किया जाता था, कहा यहाँ तक कह देते हैं लोग, हमारे समाज के मुंह पर बोल देते हैं कि टूटी हुई खाट और झुका हुआ जाट किसी काम का नहीं है। जिस तरीके से उनका व्यवहार विपक्ष के साथ रहा, या कई मौकों पर आपने देखा चीजें फेयर नहीं थी, एक उपराष्ट्रपति के रोल में वो फिट नहीं हो रहे थे और विपक्ष लगातार उन्हें टारगेट पर ले रहा था। मुझे लग रहा है कि एक राष्ट्रपति के तौर पे तो वह पूरी तरह फिट थे, एक उपराष्ट्रपति के तौर पे वह पूरी तरह फिट थे, लेकिन नेता के तौर पे बीजेपी शायद उनको स्वीकार नहीं कर पा रही थी, जिसके कई उदाहरण हमने अपनी रिपोर्ट में भी बताए। अब सवाल यही उठता है कि क्या एक जाट नेता को इसलिए हटा दिया गया कि दूसरे जाट नेता को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा रहा है? संदीप चौधरी जी, इस तरह की कयासबाजी पे आपका क्या कहना है? यानी खट्टर साहब को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा रहा है, इसीलिए इनको राष्ट्रपति पद से हटाया गया। संदीप चौधरी जी, देखिए इस चीज से मैं एग्री नहीं करता कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए उपराष्ट्रपति को हटाया जाएगा, क्योंकि 2 साल का उनका समय बचा था, वो पूरा करने उनको दिया जाता। लेकिन राजनीति में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जो जिसका अभी पटाक्षेप होना बाकी है। जैसे ही उपराष्ट्रपति के लिए कोई नया नाम निकल करके सामने आएगा, तब तस्वीर साफ हो जाएगी कि राजनीतिक समीकरण सेट करने के लिए ऐसा किया गया है। आरिफ मोहम्मद खान भी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको बीजेपी उपराष्ट्रपति पद पर लेकर के आ सकती है, क्योंकि मोदी जी को कुछ ना कुछ नया करने के लिए जाना जाता है, और मुस्लिम समाज को एक मैसेज देने के लिए भी ये काम हो सकता है। और बिहार की राजनीति में अगर नीतीश कुमार जी के साथ कुछ सेटलमेंट होता है तो इस पद पर नीतीश कुमार जी भी आ सकते हैं। चलिए शशिकांत तिवारी जी, देखिए संदीप चौधरी जी बड़ी बेबाकी से बोल रहे हैं। अब मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि राजनाथ सिंह उपराष्ट्रपति बनेंगे, कि संदीप चौधरी जी जो कह रहे हैं कि मोहम्मद आरिफ खान बनेंगे, कि निर्मला सीतारमन बनेंगी। आप कम से कम इस पे बता दीजिए कि कौन से लोग दावेदारी में है। देखिए मैं कौन बनेगा ये तो कौन बनेगा भविष्य के गर्भ में। अच्छा, लेकिन जो बनेगा बहुत जल्दी बनेगा। हाँ, एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जो सुई सरकार के तरफ घुमाया जा रहा है वो विपक्ष के तरफ तो घुमाना चाहिए। बताइए, अगर कोलेजियम सिस्टम या न्यायपालिका में वो सुधार चाहते थे तो उससे सरकार को तो कोई परेशानी थी नहीं। अरे करना सरकार को, ये सरकार नहीं कर रही है, कैसे माना जाए? शशिकांत तिवारी जी, विपक्ष तो विपक्ष में बैठा है, करना तो सरकार के पास है, उसके पास पूरी सत्ता है, संख्या बल है, तो काम तो आपको करना था। नहीं डॉक्टर साहब, महत्वपूर्ण बात सुनिए, डॉक्टर साहब बहुत महत्वपूर्ण बात सुनिए। जो विपक्ष
विपक्ष का इकोसिस्टम है जो देश को तोड़ने का काम कर रहा है, जो पूरे देश को नेस्तनाबूद करने का काम कर रहा है, उससे वो परेशानी उनको थी। उनको न्यायपालिका में जो फैला हुआ अव्यवस्था था उससे उनको परेशानी थी। इसमें सरकार को कोई दिक्कत नहीं थी, वो निश्चित रूप से उस पर बोलते थे। किसानों पे तो मोदी जी भी, लेकिन एक बड़ा सवाल अभी भी छूट रहा है, क्या ट्रेड डील के कारण उपराष्ट्रपति धनखड़ का इस्तीफा हुआ? एक बड़ा सवाल है। इस पे फिलहाल इस बुलेटिन में, इस चर्चा में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।